जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून। बढ़िया है, मजे में है, फर्स्ट क्लास है। चलो। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसन हो? ठीक हो? चलो, तो जितने प्यार के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया था HCFL से, हम उतने ही प्यार के साथ हम इसे एंड भी करेंगे। आज हमारी, मेरे भाई, जो है वो आखिरी क्लास है HCFL सेम की। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा ज्योमेट्री और उसके बाद सर्ड सिंथेसिस हम लाइव पढ़ रहे हैं, तो हम उसी को लाइव पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जो बाकी दो टाइम पर क्लास होगी, कोशिश करूंगा यहाँ पर कि देखो, पता है क्या सीन क्या है, अभी ऑफलाइन वाली हमारे इंस्टीट्यूट अभी बंद चल रही है। अब उसमें मैं चाह रहा हूँ बहुत कुछ पढ़ाना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। रीज़न यहाँ पे क्योंकि वो MCD, पुलिस और बहुत सारे पंगे हैं जब से वो फायर इंसिडेंट हुआ है, और लंबा खिंच सकता है ये, मतलब कितने दिनों के बाद खुलेगा पता भी नहीं है। तो मॉर्निंग ही आ जा रहा हूँ ऑफिस, और काफ़ी सारी चीज़ों पर और भी ध्यान दे रहा हूँ। जाते ही ऑफलाइन वाले बच्चों को भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ठीक है, उनके लिए भी काफ़ी कुछ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि और क्या क्या कर पाऊँ, आप लोगों के लिए क्या क्या कर पाऊँ। तो चल रही हैं चीज़ें काफ़ी बेहतर वे में कि हाँ यार, कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट भी आपके बन रहे हैं, मज़ा आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, सब टी शर्ट पर ही ध्यान दो, द बॉयज़ हैं। ठीक है। मुझे है ना ब्रांडेड कपड़े पहनने पसंद नहीं है, सच बताऊं तो। मतलब मैं कभी फोकस नहीं करता इस बात पे कि ब्रांड क्या है। मुझे उस पर लिखे कोटेशंस बड़े अच्छे लगते हैं, द बॉयज़। और मतलब अलग अलग, मैंने कम से कम अभी 10-12 टी-शर्ट एक ही साथ में लेके आया, सब पे अलग अलग कोटेशन लिखे हुए, दिखाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, जरसिया बहुत स्मार्ट लागत बा। चला, बहुत बढ़िया भाई। जर्सी ना हाई, टी-शर्ट है। बड़े आगे शुरू करिए आज की क्लास को, बताओ। सर, आप शादी की बात कर रहे हो, कितने लोगों का दिल टूट जाएगा, मत करो। अरे नहीं कर रहा शादी की बात भाई, नहीं हो रही है हमारी शादी अभी। ठीक है, बढ़िए, चलिए आइए आगे बढ़े। आ जाओ दोस्त। तो एक लास्ट क्लास थी हमारी, और आज इस क्लास में हम सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। स्पेशली पहले तो वो सवाल जो हमने छोड़े थे, और 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हम अपने तरफ से भी आप लोगों के लिए करा देंगे। टी-शर्ट चाहिए गुरुजी? चलो, अपना अपना एड्रेस भेज देना, भेज दूंगा। ठीक है। बड़े आगे बताओ। लव यू भाई, लव यू, लव यू, लव यू सभी को। मेरा नाम ले लीजिए, मतलब तुम्हारा नाम लेंगे क्या हाईलाइट हो जाओगे, ये बताओ। थोड़ा नाम कमाओ, ठीक है, तब नाम लिया जाएगा ना। भाई देखो, टी-शर्ट पे इतना कमेंट मत करो, अभी उतार के दूसरी चेंज करके लेके आऊंगा, मैं बता रहा हूँ। बढ़िया है, मजे में है। अब आप लोगों की आज्ञा हो जनाब, तो थोड़ा हम सेशन को शुरू कर ले, आगे बढ़ जाए। सर, पहली बार लाइव देख रहा हूँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है? बताओ, बढ़िया चल रही ना? कहीं कोई दिक्कत? देखो, बहुत समय आपके पास। ठीक है, जब एज एस्पिरेंट मैं था, तो मतलब सुबह 9 बजे से लेकर बाद रात के 12 बजे तक मुझे लगता था कि ये पल ऐसा है जहाँ पर एक भी सेकंड ज़ाया नहीं किया जा सकता है। जितना ज़्यादा तो हो अपने लिए आउटकम निकाला जा सकता है। तो आप लोगों से भी इतना ही कहूँगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि बढ़िया तरीके से अपने इस समय का फ़ायदा उठाइए, बढ़िया पढ़ाई करिए। जैसे भी मुझे ऑफलाइन से वक्त मिला है, और वहाँ मेरी अभी क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो मैं चुपचाप अपना यहाँ पर ऑनलाइन में बहुत फोकस कर पा रहा हूँ, बहुत टाइम दे पा रहा हूँ। उसी तरीके से मैं भी बोलूँगा, आपके पास ऑफलाइन, ऑनलाइन, किताब, ये सब तो झंझट नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ का है, वो है अपने करियर पर ध्यान देना, दूसरा अपने महिला मित्र पर ध्यान देना। ठीक है, तो अगर महिला मित्र आपकी थी तो वो कभी किसी और की होंगी नहीं, आपकी थी तो आप ही की रहेंगी। बच गया करियर मेरे भाई, उस पर फोकस कर लो यार, क्योंकि वो है तो सब है, सब कुछ है। गांव है, समाज है, माँ बाप की खुशियां हैं, ठीक है, महिला मित्र भी है, और अपने सपने भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर उसी पर फोकस नहीं करोगे तो मेरे भाई कुछ भी नहीं रहेगा, समझे? ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आ जाओ भाई।
क्या कहा गया 80 नंबर सवाल में? अ सर्वेंट वाज हायर्ड फॉर फिक्स्ड डेज व्हिच ही हैड टू पे 3239. ही वाज एब्सेंट फॉर सम डे एंड ओनली 2923 वाज पेड. व्हाट वाज हिज मैक्सिमम डेली वेजेस? ये एक ऐसा सवाल है जो 1992 के बाद से अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है. हाँ, एक किताब है ना प्रीवियस ईयर की जो लिखती है कि 1992 से लेकर अब तक के सभी सवाल. तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 10-15 सालों में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और एक ही कंसेप्ट पर आधारित है. ठीक है, और वो हमारा कौन सा कंसेप्ट है? तो एचसीएफ और एलसीएम वाला. इसमें कहा क्या जाता है कि एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया है जिसके लिए उसे 3239 रुपए दिए जाना था. कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा और जो है उसे केवल इतने रुपए दिए गए हैं. उसकी अधिकतम दैनिक तो यहाँ पर कहा गया कि उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या है. अब ऐसे सवालों में पता है क्या होता है भाई, आपको ये नहीं पता कि वो कितने दिनों के लिए काम पर आया, आपको ये भी नहीं पता कि कितने दिनों के लिए अनुबंधन हुआ था. तो ऐसे केस में अगर जब भी पूछे कि उसको अधिकतम हमने कितना दिया, इसका मतलब हमें उसका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हम ये मानकर चलते हैं कि हम उसे रोज रोज जो है वो एक ज़्यादा संख्या दे रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं. ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो जैसे मानो पहले वो n दिनों के लिए आया था और रोज की मजदूरी हमारी मान लीजिए कि डी नाम का होता था, तो हमें वो मिलता था कितना? 3239 रुपये. ठीक है, अब वो मान लीजिए यहाँ पर n कह लीजिए यहाँ पे. अब मान लीजिए कि पहले वो x दिनों के लिए आया था और डेली का दैनिक मजदूरी डी था तो इतना मिलता था. अब वो y दिनों के लिए आया है और यहाँ डेली का दैनिक मजदूरी डी है, तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3239. सॉरी, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2 और हो गया 9 हो गया 2 हो गया 3 हो गया. छोटी छोटी बातें आपको समझने की आवश्यकता है, वो बातों को थोड़ा समझिएगा. मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने यहाँ पर कहा कि पहले वो व्यक्ति x दिनों के लिए आता था, डेली का हम डी पेमेंट करते थे तो हमें कितना मिलता था? तो उस व्यक्ति को 3239 रुपये मिलते थे. अब वो व्यक्ति y दिनों के लिए आया है और डेली का उसको डी नाम का पेमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 3 2 और कितना हो जाएगा? 2923 हो जाएगा. 2 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. अगर यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या बोलेंगे? 3239 बट्टे में कितना मेरे भाई? तो d हो जाएगा. यहाँ y की वैल्यू पता करेंगे तो हो जाएगा 29 23 और बट्टे में कितना हो जाएगा? d हो जाएगा. हम आपको समझाना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि ऐसे सवालों में एचसीएफ लिया जाता है, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसे सवालों में एचसीएफ ही क्यों लिया जाता है, उसके पीछे का एक रीज़न है. आयुष भाई, मैंने आपकी बात सुन ली है बढ़िया तरीके से. अब मेरे भाई कमेंट करना बंद करो और जो पढ़ा रहा हूँ भाई उस पर फोकस कर लो. ठीक है, तुम्हारी बात मैंने सुन ली है. अब यहाँ पर क्या है कि आप ऐसे देखो, x की वैल्यू इसके बराबर आएगा, y का वैल्यू ये बराबर आएगा. ये d हमारा क्या है? तो d हमारा डेली का दैनिक मजदूरी है कि एक दिन में उसको कितने रुपए की पेमेंट की जाती है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? तो d एक ऐसी संख्या होगी जो इसको भी काटेगा और d एक ऐसी संख्या होगी जो इसको भी काटेगा. अब ऐसी कई सारी संख्याएं हो सकती हैं. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि 16 15 या कुछ ऐसी संख्या होगी जो इसको भी काटेगी और ऐसी संख्या होगी इसको भी काटेगी. ऐसी कई सारी संख्याएं हो सकती हैं. ऐसी काफ़ी सारी संख्या हो सकती है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 9 से 3 आपका 6 और ये हो गया 12 से 9 316. अगर ये 316 है तो अगर हम इससे काटते हैं, ठीक है, तो 158 भी हो गया हमारा. 2 इंटू 74, यानी मेरे भाई देखना बड़े ध्यान से 37 करके यहाँ पे. ठीक है, ठीक है,
तो मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है कि डी एक ऐसी संख्या होगी जो इसको भी काटेगा, डी एक ऐसी संख्या होगी जो हमारा इसको भी काटेगा। ऐसी कई सारी संख्याओं का मान पॉसिबल है, हो सकता है काफी सारी संख्याओं। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये परफेक्ट नंबर में ही काटेगा, कहने का मतलब कोई दशमलव नहीं आएगा। इसीलिए मेरे भाई की जो हमारे दिनों की संख्या होती है ना, जो हमारा डेज होता है, वो डेज हमारा कभी भी फ्रैक्शन या दशमलव में नहीं रहता। अगर आप एक्स की बात करोगे तो एक्स क्या है, नंबर ऑफ डेज जितना दिन काम किया है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 24.6 आएगा, 22.5 आएगा, 13.4 आएगा, नहीं। जो हमारा नंबर ऑफ डेज होगा वो कभी भी एक इंटीजर आएगा। यानी इंटीजर अगर इसको आना है तो ये संख्या को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी अगर कोई संख्या नेचुरल नंबर आना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी डी एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसको भी डिवाइड करेगी और डी एक ऐसी वैल्यू होगी जो उसको भी डिवाइड करेगी। साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि तुम्हें जो डी का मान लेना है वो सबसे बड़ा मान लेना है। तुम जितना ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ले सकते हो उतना से ज्यादा वैल्यू लो। तो मेरे भाई ऐसी संख्या जो दो लोगों को डिवाइड करे और वो बड़ी से बड़ी संख्या हो अपने आप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। इसीलिए पेमेंट वाले सवालों में क्या कहा जाता है, तो एचसीएफ निकाला जाता है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं, रट के बैठे हुए हैं कि एचसीएफ निकालना है, बट क्यों निकालना है वो नहीं पता। इसीलिए क्योंकि दिन हमेशा इंटीजर में आएगा, इंटीजर में आने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। दिन हमेशा इंटीजर में आएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा मेरे भाई। और साथ में यहाँ पर जो दैनिक मजदूरी है उसको ज्यादा से ज्यादा रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा रखना, इसलिए क्या लेना पड़ेगा, तो एचसीएफ लेना पड़ेगा। यानी अगर हम डी का मान यहाँ निकालना चाहते हैं तो डी का मान निकालने के लिए मुझे यहाँ पर जो भी ये पेमेंट दिया जाता है ना, ये सारी बातें फालतू की हमारी साबित हो जाती हैं। इसमें हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इतना हम कुछ नहीं लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखेंगे कि यदि तुम्हें डी का मान निकालना है तो तुम एचसीएफ ले लो, और किसका एचसीएफ ले लो, तो जो मजदूरी तुम्हें दी गई होती है उसका तुम्हें क्या लेना है, तो उसका तुम्हें एचसीएफ लेना है। ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। तो हमें एचसीएफ लेना और किसका लेना है, 32, ठीक है, किसका लेना है मेरे भाई, तो 32, 39 और कॉमा कितना हो जाएगा, तो 2, 9, 2, 3 का। अब जब बड़ी से बड़ी संख्याओं को अगर आप एचसीएफ लेते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप यहाँ पर इनका डिफरेंस मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, डिफरेंस लेते हैं। तो जरा इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस कितना आएगा, 9 से 3 आपका 6, 3 से 2 1 हो गया, 12 से 9 हमारा 3, 316। अब ये या तो 316 हो सकता है, नहीं तो इसके फैक्टर हो सकते हैं। 316 एक इवन नंबर है और इवन यहाँ पर ऑड को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, इवन हमेशा इवन को ही डिवाइड करेगा। तो इसमें से थोड़ा हम कॉमन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ सारा इवन निकाल देते हैं, 4 पूरा का पूरा इवन है, सारा इवन निकाल दो। तो 4 से 7 बार में 28 और 4 9 36, यानी 4 × 79। इवन संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी इवन संख्या है तो इवन इवन को डिवाइड करेगा। ये दोनों ऑड थे तो इसमें से सारे इवन हमने निकाल लिए। कितना बच गया, 79। 79 इसको भी डिवाइड कर पाएगा, 79 इसको भी डिवाइड कर पाएगा। बोलोगे सर 79 टूटेगा नहीं क्या, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। रीजन यहाँ पर ये है, खुद में एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कभी टूट नहीं सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो आज के बाद ये हमारा दैनिक मजदूरी वाला जब भी सवाल आ जाए भाई, तो उस केस में ध्यान रखना कि हमें क्या लेना होता है, एचसीएफ लेना होता है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये अभी हमारा रिसेंट में पूछा गया। अभी जब हमने 2022 वाला मेंस का पेपर सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवाया था तो मैंने इस सवाल का सॉल्यूशन दिया था। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार ये, और बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्या कहा गया भाई, मेरे समझना सवाल को, कि यदि x और y का महत्तम समावर्तक 15 है और फलाना संख्या का जो है HCF डैश से विभाज्य होगा, ये हमसे कहा गया है। दोबारा से पढ़ लीजिए। इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y, यानी यहाँ पर सवाल में गिवन क्या है, तो सवाल में ये दिया गया है HCF, और किसका किसका दिया गया है, तो x का और y का, और इनका HCF कितना दिया गया है, तो 15 दिया गया है। साथ में हमसे कहा गया देन द HCF ऑफ दिस एंड दिस डिविजिबल बाय, तो इस संख्या का HCF और इस संख्या का HCF किससे कट जाएगा। किससे कट जाएगा का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे मानो मैं कहता हूँ कि 6 और तुम्हारा 8 किससे कट जाएगा, तो बोलोगे 2 से। 2 हमारा ऐसा होगा जो 6 को भी काटेगा, 2 हमारा ऐसा होगा जो 8 को भी काटेगा। यानी समझ गए मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पर। तो हमने ऐसा क्यों कहा, जब भी 2 अलग अलग संख्या को काटने की बात की जाती है तो यानी उनका HCF लेने की बात की जाती है। तो अगर हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि इस संख्या का और इस संख्या का HCF निकालिए, या ऐसे बोला गया कि अगर इस संख्या का HCF और इस संख्या का HCF किससे कटेगा, इसका मतलब क्या करना है, उसका HCF निकालना है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया देन द HCF एंड दिस इज डिविजिबल बाय, ये किससे कटेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कौन कौन सी संख्या है, तो देखो 36x² माइनस
81y², एक ये संख्या हो गई हमारी। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया 81x² और -9y²। कहा गया कि कौन सी संख्या जो है इनको काटेगी, या ऐसे समझ लीजिए कौन सी संख्या इनके HCF को काटेगी, इनके HCF को काटेगी। तो सबसे पहले अगर इनके HCF के बारे में देखें, HCF क्या होता है भाई, HCF वो संख्या होती है जो दोनों जगह कॉमन होता है। ठीक है, अगर x और y दोनों का HCF 15 है, इसका मतलब x के पास भी 15 है और y के पास भी 15 है। समझ रहे हैं, x नाम की संख्या है, y नाम की संख्या है, दोनों का महत्तम समावर्तक 15 है, इसका मतलब दोनों के पास कितना है, तो 15 रुपए है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ x के पास भी 15 होगा, y के पास भी 15 होगा, तो हम क्या करेंगे 15 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये 36 और ये 81, देखो ये दोनों के दोनों किससे कट रहे हैं, तो 9 से कट रहे हैं, तो हम 9 भी कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारा कुछ संख्या बच जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ x है और यहाँ y है, यानी यहाँ भी 15 मिल जाएगा, यहाँ भी 15 मिल जाएगा, तो 15 खींच के ब्रैकेट के बाहर हम निकाल लेंगे। और यहाँ भी 9 बच जाएगा, यहाँ भी 9 बच जाएगा, तो 9 हम खींच के बाहर निकाल लेंगे, अंदर जो बचना होगा बच जाएगा। अब ये बताओ ये किससे कट रहा है, 15 9 135, और ये किससे कट रहा है 15 9 135, यानी दोनों के दोनों किससे कटेंगे, तो 135 से कटेंगे। कोई दिक्कत की बात मेरे भाई, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, देखो अगर डिटेल में जाओगे तो डिटेल में तो कहानी फिर बहुत हो जाएगी मेरे भाई, आप समझो। अब जैसे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका डिटेल में अगर आप जाओगे तो जैसे x और y का HCF आपका 15 है, तो यहाँ 15 का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ 15 का स्क्वायर मिलेगा, तो आप यूँ समझ लो 15 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर इतना, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, अंदर हमारा कुछ टर्म बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, यहाँ डिटेल में मेरे भाई, यहाँ x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, यानी कितना मिलेगा आपको, तो 15 का स्क्वायर मिलेगा, यानी 15 इंटू 15 मिलेगा आपको। और यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 आपको मिलेगा, अंदर आपका कुछ टर्म बच जाएगा। उसके बाद कहा गया कि ये संख्या आपकी किससे डिविजिबल है, तो HCF से, यानी 15 से आपको इसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद बताओ ये क्या बच जाएगा, तो 15 9 135, 15 9 135, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इसीलिए इसमें फोकस ना करके सिर्फ आपको कॉमन चीज़ें निकालनी थी, वो ज़्यादा आपके लिए सही रहता, आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर सवाल नहीं बनाना होता। सिर्फ आपको यहाँ ये देखना है कि सर x और y का हमारा HCF 15 है, HCF 15 होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के पास 15 होगा, यानी इसके पास भी 15 होगा, इसके पास भी 15 होगा, और दोनों के पास कॉमन क्या दिख रहा है, तो इनके पास भी 9 कॉमन दिख रहा है और इनके पास भी 9 कॉमन दिख रहा है, तो एक 15 कॉमन हो गया और एक 9 कॉमन हो गया, 15 इंटू 9 कितना, 135 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। बेसिक से जाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, बेसिक से कोई भी मूर्खता वाली बात हो जाएगी, तो बेसिक से कृपया करके ना जाए, ठीक है, नहीं तो लंबा समय बर्बाद होगा आपका। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और सवाल मेरे भाई देखते हैं, ये हमारा इस बार के मेंस में आया हुआ है, सॉरी प्री में आया हुआ है, और थोड़ा यूनिक सवाल था यहाँ पे। एक्स और वाई कहाँ गया सर, तो यार अंदर वाली चीज़ों से हमें क्या मतलब है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा था ना कि इस संख्या का HCF और इस संख्या का HCF किससे डिविजिबल होगा। अब आप ये कह रहे हो सर ये एक्स और वाई का क्या रहा, तो मेरे भाई अंदर कुछ भी रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। HCF का मतलब क्या होता है, जो तुम कॉमन ले पाओ। तो मैं इससे क्या कॉमन ले पाया 15, और क्या कॉमन ले पाया 9, इससे क्या ले पाया 15 और क्या ले पाया 9, तो यानी ये संख्या के पास इतना है और ये संख्या के पास इतना है, तो यानी दोनों किससे कट जाएंगे, तो दोनों के दोनों 135 से कट जाएंगे। अंदर क्या है कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला उसका HCF किससे कटेगा, तो पहले उसका HCF निकाल लिया और तब बता दिया कि भैया उसका HCF 135 से कटेगा। समझ गए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 82 देखो। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। लॉजिकल क्वेश्चन में लॉजिकल थिंकिंग लगाना होता है। यहाँ पर अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मेथड क्यों नहीं लग पाया, ऐसे क्यों नहीं हो पाया, वैसे क्यों नहीं हो पाया, तो उस केस में बड़ी दिक्कत आएगी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। अब जैसे इस सवाल को देखिए, 13 है एक संख्या, फिर एक A है, फिर एक B है, फिर एक C है। ये 4 अलग अलग संख्याएं हैं। संख्याओं के प्रत्येक जोड़े, पहला जोड़ा 13A, दूसरा जोड़ा 13B, तीसरा जोड़ा 13C, चौथा जोड़ा 13D है। ठीक है, तो संख्या का प्रत्येक जोड़ा 13A, 13B, 13C, सभी का महत्तम समावर्तक कितना है 13 है। ABC जो है वो हमारा 60 से कम है, और साथ में ये सीरीज भी कहा गया है कि C सबसे बड़ी संख्या है, फिर उसके बाद B है, फिर उसके बाद A है। तो A प्लस C बटे B का मान क्या होगा ये बताइए।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 जो है वो बाकी है। बिल्कुल, इसके खत्म होने के बाद 20, 21, 22 या जो भी सवाल बाकी होंगे दोस्तों मैं पक्का कराऊंगा। मैंने कहा ही है कि ये लास्ट क्लास है तो हम सारे सवाल करवाएंगे जो जो बाकी रह गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो तो 13 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 4 नंबर है। तो पहली बात ये 13 है, फिर एक हमारा ए है, फिर उसके बाद हमारा बी है, फिर उसके बाद हमारा सी है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर हम 13 ए की बात कर लें या 13 और ए का जोड़ा लगाएं, 13 के साथ बी का जोड़ा लगाएं और 13 के साथ हम सी का जोड़ा लगाएं, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है, तुम 13 ए ले लो, 13 बी ले लो, 13 सी ले लो, सबका एचसीएफ कितना होता है 13। यानी यहाँ पर इसका भी एचसीएफ लोगे तो 13 आएगा, इसका भी एचसीएफ लोगे 13 आएगा, इसका भी एचसीएफ लोगे 13 आएगा। आप मुझे अगले 4 मिनट दीजिए, इस सवाल को है ना 1 से 2 सेकंड में बनाना हम आपको सिखा देंगे, बस समझना होगा आपको। ठीक है, जैसे दो संख्याओं की बात होती है, मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि x है और y है और दोनों का एचसीएफ हमारा 10 है। इसका मतलब क्या है कि x के पास भी 10 होगा और y के पास भी 10 होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों के पास मौजूद हो, वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों के पास मौजूद हो। अगर इनका एचसीएफ मेरे भाई 13 है तो यानी 13 इसके पास भी होगा, 13 इसके पास भी होगा। इनका एचसीएफ 13 है तो 13 इसके पास भी होगा, 13 इसके पास भी होगा। इनका एचसीएफ 13 है तो मेरे भाई 13 इसके पास भी होगा, 13 इसके पास भी होगा। कंडीशन में क्या कहा है कि सबसे बड़ी संख्या सी है, उसके बाद हमारा बी है, उसके बाद हमारा ए है। ठीक है ना, समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर यह भी कहानी कही गई है कि ये संख्या सारी की सारी हमारी 60 से छोटी है। क्या है, तो 60 से छोटी है। अब 60 से अगर हमारी संख्या छोटी है तो जैसे मान लो कि हम इसको 13 का ही मल्टीपल बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं। यानी जैसे मानो अगर इसके पास 13 है तो 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, 13 इंटू 4 कुछ भी हो सकता है। अब 13 इंटू 10 तो हम लिख नहीं सकते। अगर हम सी को 13 का 10 गुना 130 मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा है कि भाई 60 से कम होना चाहिए। तो 13 का 5 गुना मानेंगे 65। अगर मानो सी को 13 का 5 गुना 65 मानते हैं तो भी मेरे भाई 60 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी सी को हम क्या मान सकते हैं, तो सी को हम 13 का कितना गुना मान सकते हैं, तो मेरे भाई 13 का 4 गुना मान सकते हैं। ठीक है, समझना इस बात को लेके। यहाँ पे सी को हम कितना मान सकते हैं, 13 का 4 गुना मान सकते हैं। तो अगर हम सी को 13 का 4 गुना मानेंगे तो कितना मान सकते हैं, तो बोलेंगे सर ये 13 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13 इंटू 4 होगा तो इससे ये छोटा है तो ये हमारा कितना होगा, 13 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे मेरे भाई ये छोटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 इंटू 2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को। ये मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। समझिए इस बात को लेके। यहाँ पे चूंकि इसका एचसीएफ 13 है, इसका एचसीएफ 13 है, इसका एचसीएफ 13 है, यानी इनके पास दोनों के पास 13, दोनों के पास 13, दोनों के पास 13। इसको 13 का 4 गुना बोल दिया तो ये 13 का 3 गुना हो जाएगा, तो ये 13 का 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा है कि a प्लस सी और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो b। अगर आप a की बात करते हैं तो a हमारा क्या है, तो a हमारा 13 का 2 गुना है। उसके बाद c का मान हमारा क्या है, तो c हमारा 13 का 4 गुना है। उसके बाद b का मान हमारा क्या है, तो b हमारा 13 का 3 गुना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऊपर में नीचे में क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर तो आपका जो 13 है वो हमारा कॉमन निकल के कट जाएगा। 13 हर किसी के पास है, जैसे 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, तो कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या होगा, 2 + 4 यानी 6, और 6 बट्टे कितना हो जाएगा, 3, यानी आंसर कितना आएगा, तो 2 आएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मैंने कहा ना ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। ठीक है, अब इसमें एक और संभावना भी हो सकती है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप 13 का 4 गुना ही लेंगे, सी की वैल्यू आप उससे भी कम ले सकते हैं। ठीक है, उससे भी कम कैसे ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। मैंने कहा काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन आंसर हमारा फिक्स रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी का हम आपको उदाहरण देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी वो देखिए। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे भाई कुछ इस प्रकार हो सकती है, समझिएगा मेरी बात को लेके। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी इस प्रकार हो सकती है कि जैसे ये हमारा सी है, ये 13 का 4 गुना ना होके हो सकता है ये 13 का 3 गुना हो। ठीक है, ये हो सकता है मेरे भाई उससे छोटा है तो ये 13 का 2 गुना हो। ये हो सकता है उससे छोटा है तो 13 का कितना गुना हो, 1 गुना हो। ऐसा भी संभावना बन सकता है कि सर यहाँ ये 13 का 3 गुना, ये 13 का 2 गुना, ये 13 का 1 गुना। इससे क्या हो गया कि ये भी हमारा 60 से कम निकल के आ गया, ये भी हमारा 60 से कम निकल के आ गया, और ये भी हमारा 60 से कम निकल के आ गया।
कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इससे ये छोटा हो गया और इससे ये हमारा छोटा हो गया, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमें बोला जाएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाई, आप क्या बताइए, b बताइए। तो a का मान कितना हो जाएगा, 13 का 1 गुना, c का मान कितना हो जाएगा, 13 का 3 गुना, और b का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 का 2 गुना। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्त, तब भी क्या होगा, 13 13 13 कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया 4, नीचे कितना आ गया 2, काटेंगे तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर जाते मेरे भाई, आंसर जो होता आपका क्या होता, 2 ही आता, वो फिक्स रहता। ठीक है, एक विकास नाम का बंदा कह रहा है सर और क्वेश्चन करवाइए, कम क्वेश्चंस हैं। मेरे विकास भाई, तुम्हें 85 क्वेश्चन टोटल मैंने 84 क्वेश्चंस करवाए हैं HCF LCM में, उसके अलावा खुद से कम 15-16 एग्जाम्पल दिए होंगे। 100 सवाल तुम्हें HCF LCM में मैंने करवा दिए। कम से कम 50 क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में मिलेगा, 50 क्वेश्चन तुमको टेस्ट में मिलेगा। सिर्फ एक HCF LCM जैसे छोटे से टॉपिक में 200 सवाल मैंने तुम्हें दिए हैं, और उसके बाद भी तुम्हें सवाल कम लग रहा है। ये बताओ पहले क्या करना क्या चाहते हो, ये बताओ भाई। हैं, SSC ही निकालना है मेरे भाई, UPSC नहीं निकालना है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल मेरे भाई यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया वो देखिए। ये हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का सवाल हमारा हो जाता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड मेरे भाई आपको पढ़ना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर क्या कहा है, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर बाय डिवीजन मेथड 4 सक्सेसिव क्वोशिएंट 4 3 6 एंड 5 एंड द फाइनल डिवाइजर इज 12, व्हाट आर द 2 नंबर। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ये देखो, जैसे आप महत्तम समावर्तक निकालते हैं, महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं ना। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड होता है जिससे आप 2 संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, समझिए। अगर मैं कल के दिन आपको यहाँ पर बोलूँ कि 2 संख्या हो गई, सपोज करो यहाँ पे, अभी हम 13 वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पर कैसे करें, हम यहाँ पर जो है, मैं आपको कैसे समझाऊँ यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कि हमें यहाँ पर जो है एक तरीके से 52 हो गया और उसके बाद 78 हो गया। अब ये 2 संख्या है मेरे भाई यहाँ पे, और मैंने कहा कि इसका HCF पता करिए कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। तो मेथड नंबर 1 हमारे पास दोस्तों क्या होता है, मेथड नंबर 1 हमारे पास ये होता है कि जैसे 52 है तो इसके हमने फैक्टर लिखे, ये 4 × 13 है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू कितना है, तो 13 है। ये 78 है मेरे भाई, तो 78 हमारा कितना हो जाएगा, तो 78 हमारा हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, 39, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ गए मेरी बातों को लेके? ठीक है, तो मेथड नंबर 1 क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं दोनों के पास हमारा कॉमन क्या है। दोनों के पास हमारा कॉमन कितना हो गया, तो दोनों के पास हमारा कॉमन जो है वो हमारा 13 है, तो यानी HCF हम 13 बोल देते हैं। ये एक मेथड होता है जो सिखाया जाता है। उसके अलावा बचपन में एक और मेथड आपको सिखाया जाता था, और वो मेरे भाई यहाँ पर कहाँ सिखाया जाता था, तो एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर 13 × 1 लिया। देखो ऐसे तो अगर एक बात जानो, यहाँ पर 13 × 1 लोगे ये तुम्हारा गलत भी हो जाएगा। रीज़न यहाँ पर पता है क्या कहा गया है, 13 हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये 4 डिस्टिंक्ट नंबर है, यानी चारों के चारों अलग हैं। और अगर चारों के चारों अलग हैं तो यहाँ ये 13 और यहाँ ये 13 नहीं हो सकता है। बाकी फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने बता दिया कि मेरे भाई ऐसी भी संभावना अगर कोई लेके चल रहा है तो हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो। तो ये तुम्हें चेक नहीं करना है पेपर में, ऐसा थोड़ी यार तुम्हें दोनों मेथड चेक करने हैं, तुम्हें तो मात्र एक ही मेथड चेक करना है। किस प्रकार से कि ये सारे के सारे अलग संख्या आए, ये तुम्हारा अलग आए, ए तुम्हारा अलग आए, ये तुम्हारा अलग आए, ये तुम्हारा अलग आए, इसीलिए मैंने सबको डिस्टिंक्ट लिया है। ये तुम्हारा 13 है, ये तुम्हारा 26 है, ये तुम्हारा 39 है, ये तुम्हारा 52 है, और सारे के सारे 60 से कम है। तो इसीलिए इस पर लेके सॉल्व किया है आपको भी। आपको तो ये चेक भी नहीं करना था। रीज़न यहाँ पर आप शुरू में ही इसको काट देते, आप बोलते कि सर यहाँ कहा गया है 13 A B C आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर, और यहाँ पर 13 और ये डिस्टिंक्ट नंबर ना होकर सेम नंबर हो जाएंगे। तो इसीलिए इस पर चेक भी नहीं करना है। तो आपके कमेंट आ रहे थे, इसी वजह से मैंने रिप्लाई किया इसका। ठीक है,
आ जाइए। तो अब बचपन में एनसीईआरटी की किताबों में क्या पढ़ाया जाता था, तो बचपन में एनसीईआरटी की किताबों मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी पढ़ाया जाता था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से जो है हम सवालों को कैसे बनाते थे। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनका एचसीएफ मेरे भाई जो है 13 ना होकर कितना हो जाएगा 26, जो दोनों के पास कॉमन हो। अगर आप देखेंगे तो 2 भी हमारा दोनों के पास है और 13 भी हमारा दोनों के पास है, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहली संख्या आपकी 78 है और दूसरी संख्या आपकी 52 है, तो अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले 52 से एक बार में डिवाइड करिए तो मेरे भाई 52 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे लेके। और 7 से 5 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद मेरे भाई ये वाली संख्या इसके इस डिवाइजर को भाग कर रही होती है, यानी 26 हमारा 52 को डिवाइड करती है कितनी बार में, 2 बार में, और ये हमारा लास्ट में आ जाता है 0। ठीक है, तो ये कहानी हमारा सिलसिला चलता रहता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखो 78 को 52 से भाग करोगे तो आपका 26 आ गया। अब जो रिमाइंडर आता है ना, वो रिमाइंडर वापस इस डिवाइजर को भाग करता है, और तब तक हम भाग करते हैं जब तक हमारा क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाता है तो जिस डिवाइजर ने यानी जिस भाजक ने उसको भाग किया है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो एचसीएफ बोलते हैं। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो 52 का और 78 का अगर हमारा एचसीएफ निकालना है तो कितना निकालेंगे, 26 निकालेंगे। चलिए, अभी कुछ देर पहले मैंने एक संख्या का एचसीएफ निकाला था, बड़ी संख्या का, मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। अगर आपको पता होगा तो अभी मैंने ये 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला था, 3239 का और 2923 का, और कितना आया था, 79 आया था ना। ये हमने कैसे निकाला था, तो पहले इनका डिफरेंस लिया था, उसके डिफरेंस के फैक्टर किए थे और तब निकाला था। हम एक काम करते हैं, इसको डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, 3239 है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो बड़ी वाली संख्या कौन है, 3239 है। एक ये संख्या हो गई और दूसरी वाली संख्या हमारी कौन है, 2923 है। हम इसको यहाँ पर करते हैं, 2 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। कभी भी दो संख्याओं का अगर एचसीएफ आप डिवीजन मेथड से निकालते हैं, बस बड़े ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे। तो पहला कदम क्या होता है कि ये संख्या इसको भाग करेगी कितनी बार में, एक बार में, तो हमारा आ जाएगा 2 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 9 से 3 6, 3 से 2 1, 12 से 9 कितना हो गया, 316। ये वाला पोजीशन कट गया। अब ये जो रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर इसको वापस से भाग करेगा, तो 316 आपको भाग करेगा 2923 बार में। ठीक है, अब 316 इसको भाग करेगा मेरे भाई, 316 इसको भाग करेगा कितनी बार में, तो मान लेते हैं 6 बार में। ठीक है, 16 छक 96, 6 त्रिक नहीं 6 कितना 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27 और 16 9 144। ठीक है, 9 बार में मान लीजिए भाग करता है, तो 9 बार में 9 त्रिक 27 और 16 9 144 यानी 2844, तो कितना हो जाएगा 2844। ठीक है, अब यहाँ देखो 13 से 4 तुम्हारा 9 आ गया। ठीक है, 11 से 4 तुम्हारा 7 आ गया और बाकी सारी संख्या हमारी खत्म हो गई। अब ये 79 बच गया। फिर ये 79 किसको डिवाइड करेगा, तो ये 79 तुम्हारा 316 को डिवाइड करेगा। कितनी बार में कर पा रहा है, 4 बार में। ठीक है, 9 चौके 36, 7 चौके 28, 3 31, ये पूरा का पूरा मेरे भाई खत्म हो गया। जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है तो जो अंतिम भाजक होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं, महत्तम समावर्तक बोलते हैं। यानी अगर हम बात करेंगे तो जो अंतिम भाजक होता है वो हमारा क्या होता है, तो महत्तम समावर्तक होता है। यानी अगर मान लीजिए कि 3239 का और हमारा 2923 का अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो डिवीजन मेथड से जो अंतिम भाजक आया है वो कितना है, 79 आया है। यानी 79 हमारा क्या है, तो 79 हमारा एक तरीके से एचसीएफ हो गया। कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे और डिवीजन मेथड से आप उसको डिवाइड करते चले जाएंगे। जो अंतिम भाजक आएगा मेरे भाई वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा एचसीएफ होगा। अब समझना, ठीक है। अब इसी सवालों में आपको यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, चलिए एक और क्वेश्चन पहले लगा लेते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा लगाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ संख्या उठाते हैं, ऊपर कहीं पर अगर हमने एचसीएफ निकाला हो ना तो हम वो उठाते हैं और वहां पर हम देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर आपको पता होगा तो इनका एचसीएफ निकाला था 1092 का और 3432 का, और इनका एचसीएफ कितना आया था, हमारा 156 आया था। अब हम एक काम करते हैं, इन्हीं का एचसीएफ हम लोग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। क्योंकि आपको डिवीजन मेथड सिखा दिया है तो बस मेरे भाई यहाँ पर जो है डिवीजन मेथड से इनके एचसीएफ को देखो कि वो कैसे होगा।
तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर बड़ी संख्या को यहाँ रखिए 3432 को, और उसके बाद छोटी संख्या यानी 1092 को यहाँ पर आप लेकर आइए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पहले भाग करिए 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 6, 9 तिरके 27, और यहाँ पर हो गया 2, और हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। 12 से 6 आपका 6 हो गया, 12 से 7 आपका मेरे भाई 5 हो गया, 3 से 2 आपका 156 हो गया। फिर इस 156 से वापस आप इसमें भाग लगाइए, 1092 में भाग लगाइए। क्या 1092 से काट पाएगा? तो बिल्कुल। कितनी बार में मेरे भाई? तो 7 बार में, और 7 बार में कितना हो जाएगा 1092, और ये पूरा का पूरा खत्म। तो डिविजन मेथड में क्या होता है कि जब लास्ट में रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, जो ये भाजक होता है ना, वही हमारा क्या कहला जाता है? HCF कहला जाता है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? HCF बोल देते हैं। अब क्वेश्चन में मेरे भाई इसमें सवाल बनता कैसे है, क्या बनता है, क्या पूछा जाता है, जरा वो देखो। तो क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आपने यहाँ भाग किया, अब आपका एग्जामिनर बड़ा शातिर है, वो आपसे ये कहता है कि तुमने डिवाइजर मेथड का प्रयोग किया, या तुमने जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग किया है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करके तुमने दो संख्याएं x और y नाम की, उनका तुमने HCF निकालने की कोशिश की है। और जब तुमने कोशिश की है तो तुम्हें यहाँ पर क्या मिला है? तो बोलेगा तुम्हारे जो क्वेश्चन थे वो 1 था, 9 था और 4 था। तुम्हारा क्वेश्चन कितना है? तो 1 है, 9 है और 4 है। और जो अंतिम तुम्हारा भाजक है, जो अंतिम तुम्हारा भाजक है वो कितना है? तो 79 है। लास्ट डिवाइजर 79 है। लास्ट डिवाइजर कितना है मेरे भाई? तो लास्ट डिवाइजर यहाँ पर 79 है। और तुमसे बोला जाएगा बताओ वो दोनों संख्या क्या है। लास्ट डिवाइजर 79 है, तो बताओ यहाँ पर वो दोनों जो संख्या है वो मेरे भाई क्या है। अब क्वेश्चन रिवर्स कर दिया जाता है कि तुमने डिवीजन मेथड का प्रयोग किया, डिवीजन मेथड का प्रयोग करके तुमने क्या किया? HCF निकाला, ठीक है। तुम्हारे वो 3 के 3 है यहाँ पर क्वेश्चन, ये रहे तुम्हारा अंतिम, तुम्हारा वाचक हमारा दे दिया गया है, और तुम्हें वो दो संख्याओं को पता करना है कि वो दो संख्याएं मेरे भाई क्या है, ठीक है। तो समझिए इस बात को लेके आप यहाँ कैसे करेंगे। जैसे आपने ये वाला भी सवाल निकाला ना, कोई भी आपने सवाल निकाला है, यहाँ पर भी इनफैक्ट आपको यही बात बोल दी जाएगी। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप यहाँ देखिए। तो आप बोलेंगे सर अब हमें ना उल्टी गिनती शुरू करनी है। उल्टी गिनती का मतलब क्या करना है? हमें नीचे से ऊपर तक जाना है। तो नीचे से ऊपर जाने का तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए सबसे निचले वाले क्रम की बात करते हैं। जो आपका लास्ट डिवाइजर है वो कितना है? तो 79 है। और अंतिम क्वोशिएंट कितना है? 4 है। यहाँ बोर्ड पे फोकस करो, कमेंट करना बंद करो, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। लास्ट वाले डिवाइजर को यहाँ रखना, और लास्ट वाले क्वोशिएंट को तुम अपना यहाँ रखना, 4 को रखना। तुम्हें पता है कि अगर ये अंतिम भाजक है तो इसने रिमाइंडर के नाम पर तो कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। कॉमन सेंस की बात करो, यानी यहाँ रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी नहीं आया होगा, सारे के सारे खत्म हो गए होंगे। तो ये डिविडेंड क्या रहा होगा? तो 79 × 4, 79 × 4 कितना हो गया? 316 मेरे भाई, 316 रहा होगा। और जब 79 को 4 के साथ गुना किया होगा तो 316 आया होगा, ताकि माइनस करने पे कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। क्योंकि मेरे भाई अगर लास्ट वाले में आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, लास्ट वाले में जो होता है आपका कभी भी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो उस केस में आपका यहाँ जो डिविडेंड होता है वो उतना ही होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। यहीं पर देख लीजिए 79 × 4 कितना आ गया? 316। फिर उसके बाद एक सीढ़ी आप यहाँ खींचना, ठीक है। अब आगे ऊपर बढ़ोगे कैसे? तो ये जो 316 है इसको उठा के लेके यहाँ जाओ, यहीं 316 यहाँ रहता है। आप देख लो मेरे भाई यहाँ पर यहीं 316 उठकर यहाँ गया होता है। मैं एकदम सामने साथ के साथ में आपको जुक्स्टापोज करवा रहा हूँ, कंपेयर करवा रहा हूँ। तो ये 316 उठकर यहाँ गया होता है। क्वेश्चन के बारे में क्या चर्चा की गई है? तो 9 चर्चा की गई है। तो बात आती है यहाँ पर ये संख्या क्या रही होगी। अब यहाँ वाली संख्या कैसे आती है तो समझना मेरी बात को लेके, ठीक है। 316 को तुम 9 से गुना करो, 316 को मेरे भाई तुम 9 से गुना करो, 2844 आएगा। 316 को 9 से गुना करोगे तो 2844 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ वाली संख्या क्या रही होगी? 2844 + 79 यहाँ पे रहा होगा। यानी समझ गए मेरी बात को लेके। 316 को 9 से गुना किया 2844, 2844 में 79 जोड़ दो तो यहाँ कितना आया होगा? 2923 आया होगा मेरे भाई। एकदम नीचे से ऊपर की तरफ आपको चढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से तुमने यहाँ 2 लाइनें खींची होंगी, समझना। वापस से तुमने क्या किया होगा दोस्त? यहाँ पे वापस से तुमने 2 लाइन खींचा होगा, ये वापस से उठ के यहाँ पर गया होगा 2923।
एक एक पॉइंट क्लियर करो मेरे भाई। कितना हो गया? तो 2923 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या रहा होगा? यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 आया होगा, तो 2923 को 1 से गुना किया होगा तो कितना मिला होगा हमें? ये थोड़ा सा टेढ़ा, हमेशा थोड़ा टेढ़ा तरफ जाना है यहाँ पे, इस तरीके से मेरे भाई हमेशा जाना है। तो कितना आया होगा? तो 2923 आया होगा, इंटू हमारा 1, तो 2923 इंटू 1 कितना रहा होगा? तो 2923 रहा होगा। और 2923 में 316 को जोड़ देंगे तो हमारी आखिरी संख्या यहाँ मिल जाएगी। यानी आखिरी संख्या मिल जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3 जमा 6 हमारा यहाँ 9 रहा होगा, 2 और 1 हमारा कितना? 3 रहा होगा, 9 3 12 का 2 और ये हमारा इतना, यानी यही दो संख्या थी। और अगर आप देखेंगे तो यही वो दो संख्या आपको मिल गई है, ठीक है। तो इस छोटी सी बात का भाई हमें ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता। अब जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आया तो उनको उनका रिवर्स नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बताया, आपको पूरा का पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाया कि पहले तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को आप सीखिए कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है क्या। उसके बाद आप यहाँ पर ये देखिए कि कल के दिन भविष्य में ऐसा कह दिया जाए कि तुम्हारे ये अंतिम के डिवाइजर थे, ये तुम्हारा लास्ट का डिवाइजर था और ये तुम्हारे क्वेश्चन थे, तुम कैसे पहुंचोगे? समझ गए मेरी बात को लेके? तो हमने क्या किया, लास्ट डिवाइजर को यहाँ रखा, ये क्वेश्चन था यहाँ रखा, 79 को 4 से गुना करने पे 316 आता है। यहाँ रिमाइंडर के नाम पर कितना बचा है? तो रिमाइंडर के नाम पे 0 बचा है, तो 316 प्लस 0 यानी कितना? 316। फिर यहाँ ये उठ के यहाँ चला जाता है, फिर 316 इंटू 9 इतना, इतना प्लस इतना हमारा इतना आएगा, फिर यहाँ ये उठ के यहाँ चला जाएगा, इतना इंटू 1 इतना, इतना प्लस इतना हमारा इतना आ जाएगा। इसके ऊपर मेरे भाई यहाँ पर जो है 1-2 सवाल और लगाते हैं। जबरदस्त मेथड सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रवि कुमार, हाँ भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीपीएससी टीचर 1 to 5 में वीओडी वाले बैच से कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। हम सीधे सीधे एक ही बात कहते हैं कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो है यहाँ पे, उसके लिए बड़े आराम से जो है आपका ये बैच वीओडी बैच हो गया, ये बहुत 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 सटीक है। इसको अगर पढ़ के जाओगे तो कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। राहुल मेरे भाई, नावधारा मैंने पढ़ाया है, आप एक बार इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोट एंड स्ट्रीम नहीं पढ़ाया हमने, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरे भाई। नावधारा एक बार देख लेते हैं, हम टीम से और बात कर लेते हैं, बाकी आप भी चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, बाकी राहुल भाई अगर नहीं रहा तो मैं एक बार टीम से भी देख लूँगा, कोऑर्डिनेट करके पता करके बता दूंगा मैं। आइए, तो इसके ऊपर अब हम लोग 2 क्वेश्चन लगाते हैं और हम अपने सवालों को क्लियर करते हैं। दोस्त समझिए इस बात को लेकर, बड़ा मेहनत लगता है यार इन चीज़ों को समझाने में। जिसके खुद के कंसेप्ट क्लियर होते हैं वही कंसेप्ट क्लियर करा भी सकता है। कई लोगों को आज मैं देखता हूँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बस रट के आ गए, कहीं से आ गए, पढ़ाए जा रहे हैं। अब बच्चा पूछ ले तो उनको धमका देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बच्चों को आप क्लैरिटी दीजिए, वक्त लीजिए। 6 की जगह 10 क्लासेस लग जाए मंजूर है, बट आप उसको क्लियर करवाइए, क्योंकि अगर वो सीखेगा नहीं ना, वो रटेगा ना, पेपर कभी नहीं निकाल पाएगा। अब यहीं आप इस सवाल को देख लीजिए। इस सवाल में देखेंगे तो फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बाय डिवीजन मेथड, 4 हमारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, और लास्ट डिवाइजर हमारा 12 है। वो 2 संख्याएं क्या होंगी? तो लास्ट डिवाइजर हमारा 12 था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? तो मेरे भाई उसके बाद यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ 5 लिखा। अब 12 इंटू 5 हमारा कितना होगा? 60 होगा। क्योंकि मेरे भाई ये हमारा लास्ट डिवाइजर है तो रिमाइंडर के नाम पे कितना देगा? तो रिमाइंडर के नाम पे 0 देगा। तो 60 प्लस 0 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी संख्या हम इस प्रकार लेकर आते हैं। दूसरी संख्या हम क्या करेंगे? तो इस प्रकार लेकर आएंगे। ये जो 60 है हमारा, ये कहाँ चला जाएगा? तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। हमने 5 को यूज कर लिया, अब किसकी बारी है? 6 की बारी है। तो ये देखो 60 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 360 में ये डिवाइजर जोड़ दो तो यानी डिविडेंड कितना रहा होगा? 372, ठीक है। डिविडेंड कितना रहा होगा मेरे भाई? 372 रहा होगा। अब उसके बाद वापस से क्या करेंगे? तो वापस से फिर यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब ये 372 को वापस उठा के यहाँ पहुँचाते हैं। हमने देखो यहाँ पर 5 भी यूज़ कर लिया, 6 भी यूज़ कर लिया। अब किसको लेंगे मेरे भाई? 3 को लेंगे। अब 3 लेते हैं। 372 का 3 गुना, तो 6 हो गया, 7 तिरके 21 और यहाँ 1116। 1116 में 60 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1176 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत की बात है? फिर उसके बाद एक और लाइन यहाँ पे खींचेंगे। अब ये क्या होगा? तो 1176 यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर 3 भी यूटिलाइज हो गया। बारी किसकी है? 4 की, तो यहाँ 4 भी रख लो। 1176 का मेरे भाई 4 गुना, तुम्हारा 6 चौके 24 और 21, ठीक है।
सातों के 28 दो 30 3 और ये तुम्हारा 4 एकम 4 3 7 हो गया और ये हमारा हो गया 4704। कितना हो गया मेरे भाई? 4704। 4704 में तुम 352 को जोड़ दो, 372 को जोड़ दो मेरे भाई। तो इसको जब तुम जोड़ोगे 47 और 300 तुम्हारा 5076 यानी 5076। तो यहाँ पर ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या कौन से ऑप्शन में तुम्हें मिल गई? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। कितना हो जाएगा? डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो ध्यान दीजिएगा इस बात को लेके कि कभी भी लॉन्ग डिवीजन मेथड जाना होता है इसी तरीके से हम जाते हैं और एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ जाते हैं। आइए इसके ऊपर एक और सवाल हमारी तरफ से, इसके ऊपर एक और सवाल हमारी तरफ से, ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो और एक बार जो है माहिर बन पाए, पूरा का पूरा रफ्तार आप लोगों के अंदर आ जाए। तो एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए और रखा है कि भयंकर लेवल का रफ्तार हो, मतलब टफ से टफ क्वेश्चन को भी काफ़ी आप लोग जो है कम समय में बना पाए। आ जाइए। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में अंतिम भाजक 28 है और भागफल हमारा 1 30 1 और 3 है। वो दो संख्याओं का योग क्या होगा, उनका सम कितना होगा हमारा, यहाँ पर ये कहा गया है। अब उनका सम हमें पता करना है। तो हमने यहाँ पर कहा कि यार देखो तुम्हारा लास्ट डिवाइजर कितना है, तो लास्ट डिवाइजर 28 है, तो लास्ट डिवाइजर 28 लिखो। उसके बाद यहाँ पर ठीक है, ये हमारा 1 2 3 और 4, तो यहाँ हमारा 3 काट देते हैं, तो ये हमने ले लिया 3 यहाँ पे। ठीक है, 28 का 3 गुना कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे सर 28 का 3 गुना हमारा 84 होता है। कितना होता है? 84 होता है। और यहाँ रिमाइंडर कितना रहा होगा? 0। तो 84 + 0 यानी कितना आ गया होगा? 84 आ गया होगा। फिर यहाँ पर दोस्त हम इस प्रकार लिखते हैं, हमेशा इसके ऊपर ये बॉक्स रहेगा, इसके ऊपर बॉक्स बनाना है, ध्यान रखना। तभी तो यहाँ पर इसमें वो जोड़ पाओगे, तो इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बनाना। क्लियर है ना ये बात? यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसके ऊपर आपका बॉक्स बनना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा? ये आपका 84 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? 3 को यूज़ कर लिया तो अब 1 को भी यूज़ कर लो, तो यहाँ पर 1 को यूज़ करना है। तो 84 × 1 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब इसमें इसको जोड़ो, 8 4 12 और 8 2 10 1 11 हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक खंडा छोड़ के बॉक्स, तो एक खंडा छोड़ के बॉक्स बनाएंगे, यानी ऐसे बनाएंगे। एक खंडा इसीलिए छोड़ेंगे क्योंकि जोड़ना होता है। ठीक है, अब ये 112 को यहाँ उठा के लेके चलेगा, 112 को। अब यहाँ पर ये 30 को भी हम यूज़ कर लेंगे, तो 30 को यहाँ यूज़ करो। 112 का 30 गुना कितना हो जाएगा? 112 × 3 336, यानी इतना 3360। ठीक है, अब 3360 में 84 को जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 + 4 तुम्हारा 4 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 4 3 7 1 8। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़िएगा ज़रा, तो बोलेंगे सर ये 4 हो गया, 6 8 14 हो गया, फिर ये 4 हो गया और फिर 3 हो गया, और हमारा बचा हुआ है। तो बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक और खंड यहाँ बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लेंगे मेरे भाई? तो अब ये संख्या यहाँ चली जाएगी 3444 मेरे भाई। लास्ट वाली संख्या क्या है? 1 है, तो उसको यहाँ पर 1 से काट देंगे। 3444 को 1 के साथ गुना करेंगे, 3444 मेरे भाई बन जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यानी 3444 और 3556। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? इन दोनों का सम बोला है। तो अगर इन दोनों का सम का बात अगर हम करते हैं भाई, तो हमारा जो सम होगा वो हमारा कितना होगा? तो सम हमारा हो जाएगा सर 3444 और प्लस यहाँ कितना करना है? तो प्लस यहाँ पर 355 और 6, यानी देख लीजिए, तो बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 7000। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है क्या? नहीं भाई मेरे, यहाँ पर जो है कोई ऐसा शॉर्ट मेथड नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा शॉर्ट मेथड नहीं है कि जिसके माध्यम से आप कर पाए। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है। ठीक है सर, मैंने आपका बैच परचेस कर लिया। देखो यार, जितने लोगों ने बैच को परचेस किया है, तो इस बात को समझो, परचेस करने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तब से मैं काफ़ी बच्चों का कमेंट देख रहा हूँ, सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मेरा मैथ्स ऐसा है, मेरा मैथ्स वैसा है। आपका मैथ्स कैसा भी क्यों ना हो, बहुत आसान भाषा में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो वो बेहतर तभी हो पाएगा जब आप वाकई में पढ़ना शुरू करेंगे। आपने जब ये बैच लिया, मान लीजिए मैथ रिकॉर्डेड बैच, अब इसके अंदर सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, एक एक चैप्टर आपको बताया गया है। तो जिस सीरियल में ये मेरे भाई दिया गया, आप उसी सीरियल में उसको पढ़ना शुरू करिए, उसको निपटाना शुरू करिए, तभी आपको यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा मेरे भाई।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर लो, पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर इस तरीके से तो फायदा होगा, ये तो नुकसान होने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब चलते हैं, जो हमने दो सवाल पीछे में हमने दो सवाल छोड़े हुए थे, वो दो सवालों के पास चलते हैं और वो दो सवालों को देखते हैं। 20 मैंने करवा दिया था, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे तो, और 20 को मैंने 3 मेथड से करवाया था, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो 21 नंबर सवाल और 22 नंबर सवाल, ये दो सवाल हमारे रह गए, ये दो सवाल मुझे कराने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये दो सवाल हमारे क्या हैं, तो ये दोनों के दोनों सवाल हमारे CDS के हैं। ये CDS 2022 में पूछा गया है और ये भी CDS 2022 में पूछा गया। और ये जो CDS का पेपर हुआ था ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ था। इसके सॉल्यूशन जल्दी किसी ने यूट्यूब पर करवाए नहीं थे, समझिए इस बात को लेके, जल्दी किसी से हुआ नहीं यहाँ पर यूट्यूब पे भी, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, सर आपका शीट ले लिया तो क्या सीजल वैरियर बुक लेने की ज़रूरत है? हाँ मेरे भाई, सीजल वैरियर बुक अलग है और हमारी शीट अलग है। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या मैं आपको सीजल वैरियर ही कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, ये बताइए। अब जो मैंने बैच में पढ़ा है वो सीजल वैरियर में नहीं है। अब ये CDS का क्वेश्चन आपको इसमें कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो शीट जो होता है ना, वो मेरा एक अलग होता है, वो मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे भाई। उसमें हम सारे कैटेगरीज को ध्यान रखते हैं, सारे टाइप्स को ध्यान रखते हैं, और जब आप वहाँ से पढ़ लेते हैं, आपको कुछ और सवालों की आवश्यकता होती है, तो आपको सीजल वैरियर की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। ठीक है, तो तब से एक लड़का कमेंट किए जा रहा है, वो दोनों अलग है भाई, दोनों सेम नहीं है। आ जाओ चलो, अब ये वाला पढ़ते हैं, HCF निकालना है, ये संख्या का और मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या का। देखो क्या होता है, HCF अगर तुम निकालते हो तो सबसे बढ़िया मेथड होता है वैल्यू लेना। अगर आप यहाँ वैल्यू ले सकते हो तो दोनों को अलग अलग वैल्यू मानो। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, y को 0 ले लेंगे। अगर y को 0 ले लोगे ना, तो मेरे भाई ये चारों के चारों ऑप्शन तुम्हारे सेम आ जाएंगे। y 0 अगर हो गया तो फिर चारों ऑप्शन तुम्हारे सेम आ गए, ये दो आपस में सेम हो गए, ये दो आपस में सेम हो गए, तो जस्टिफाई आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए y को 0 बनाने से बेहतर है, जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वैल्यू पुटिंग का खेल। कोई लोग यहाँ वैल्यू पुटिंग लगाता है। अब वैल्यू पुटिंग मान लीजिए मेथड 1 लगाया कि सर y को 0 ले लेंगे, लो भाई तुम y को 0 ले लो, y को 0 ले लो, y को 0 ले लो, y को 0 ले लो। अब 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लो y को 0 ले लो, लो सारा y 0 ले लिया तुमने। अब यहाँ पर ये तुम्हारे बच गए। अब यहाँ पर 8 और 7 में तुम तो कॉमन 7 ले सकते हो, यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन में मिला नहीं, तो 0 लेने से खेल नहीं बनेगा यहाँ पे कि तुम सोच लो कि 0 लेके बना पाए, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कई सवालों में हो भी जाता है, कई में नहीं हो पाता है। अगर उसके अलावा तुम वैल्यू लेने की सोचोगे, जैसे मानो x की वैल्यू 2 ले ली, y की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू 3 ले ली, y की वैल्यू 1 ले ली। अब पावर ही देखो इतने बड़े हैं कि वो कैलकुलेट करते रह जाओगे। अब यार 3 का पावर 7 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 3 की पावर 7 अपने आप में बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर उन संख्याओं को ऑप्शन में लेना वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हम यहाँ वैल्यू लेंगे, वो हमारा सवाल को बहुत लंबा खींच के लेके जाएगा, और क्या पता मेरे भाई बाद में सॉल्व करने के बाद पता चले यहाँ पर कि वो कहानी बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़ी उल्टी हो गई। तो ऐसे स्थिति में अब हम करें तो क्या करें, हम वैल्यू नहीं ले सकते, हम कुछ और नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर तरीके से जो है हम पूरा का पूरा फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके ही ये सवालों का उत्तर देंगे। जैसे यहाँ पर जो है x का पावर 8 माइनस y का पावर 8 है, और एक हमारा ये है। मैं आज आपको एक्सपेंशन के नियम सिखाऊंगा, एक्सपेंशन का नियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए, यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर कि x का पावर 16 माइनस y का पावर 16 अगर लिखा जाए तो इसको किस तरीके से एक्सपैंड करोगे। अगर कल के दिन यहाँ पर x का पावर 8 माइनस y का पावर 8 रहे तो इसको कैसे एक्सपैंड करोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर x का पावर 4 माइनस y का पावर 4 हो तो इसको कैसे एक्सपैंड करोगे। ये सारा का सारा एक्सपेंशन बहुत ही शॉर्ट में, एक लाइनों में आप सीख जाएंगे, बहुत ही शॉर्ट में। यहाँ तक कि x² माइनस y², इसको भी आप कैसे एक्सपैंड कर पाओगे। तो लॉजिक होता है, ऐसे नहीं होता कि हम कैसे भी एक्सपैंड कर लेते हैं। वो लॉजिक आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ देखो। जैसे मानो पावर 16 है तो पहले पावर 16 का आधा करो, तो पावर 16 का आधा कितना हो जाएगा, पावर 8, और ये कितना हो जाएगा, पावर 8। और मेरे भाई जैसे क्या रखना है, तो प्लस रखना है। क्या रखना है मेरे भाई, प्लस रखना है। फिर 8 का आधा कितना होता है, तो 8 का आधा आपका 4 होता है, तो आपको ये 4 को प्लस में रखना है। फिर 4 का आधा कितना होता है, तो 4 का आधा मेरे भाई 2 होता है, तो प्लस रखना है। 2 का आधा कितना होता है, तो 2 का आधा 1 होता है, तो ये प्लस में रखना है। ठीक है, और चूंकि आपने इसको प्लस में लिख दिया तो लास्ट वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो लास्ट वाली संख्या हमारी माइनस में।
बस सारे के सारे टर्म प्लस में रखना, बस लास्ट वाला एक पावर क्या करना तो माइनस में कर देना, लास्ट वाला एक पावर क्या करना माइनस में। अब जैसे x का पावर 8 माइनस y का पावर 8 है, देखो 8 का आधा कितना होगा तो 8 का आधा मेरे भाई 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा तो 4 होगा। 4 का आधा मेरे भाई कितना होगा तो 4 का आधा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का आधा हमारा कितना होगा, 2 का आधा हमारा 1 होगा। अब जब 1 पर आ गए ना, जब मेरे भाई यहाँ पर 1 पर आ गए तो एक छोटा सा काम और कर दो, क्या हो रहा है ये, जब यहां पर 1 पर आ गए तो जब यहां पर 1 पर आ गए तो लास्ट में एक छोटा सा काम और करना है, वो क्या करना है, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी तरीके से आप यहां देख लीजिए पावर 4 है तो पावर 4 का पहले क्या होता है, आधा कितना होगा तो पावर 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद पावर 2 का आधा कितना हो जाएगा तो पावर 2 का आधा पावर 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये अगर हमारा प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए पावर 2 की बात करते हैं, तो पावर 2 का मेरे भाई कितना हो जाएगा तो पावर 2 का आधा हमारा कितना होगा तो पावर 2 का आधा हमारा 1 होता है। और जब ये प्लस में आ जाता है तो क्या करते हैं, एक माइनस में भी लगा देते हैं। इसीलिए आप लोग ऐसा भी पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो सर? पढ़ा लेते हैं सर। चैंपियंस 5.2 कब खत्म होगा? अरे भाई खत्म हो चुका है भाई, तुम्ही लोगों की डिमांड थी कि ये टॉपिक हमें अलग से दे दीजिए, ये हमें अलग से लाइव पढ़ा दीजिए, इसीलिए मेरे भाई इनको लाइव पढ़ा रहा हूँ। पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग देखे तो अपने कोर्स में। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बैच खत्म नहीं हुआ है, फालतू की नेगेटिविटी मत पालो अपने अंदर, ठीक है। अब कब का बैच तुम्हारा खत्म हो गया भाई, आ जाओ चलो। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं x का पावर 8 माइनस वाई का पावर 8। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पावर 8 वाली कहानी हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया है, पावर 8 वाला सेम कहानी। पहले 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 8 का आधा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 4 होगा। फिर 4 का आधा कितना होगा तो 4 का आधा हमारा 2 होगा। फिर 2 का आधा हमारा कितना होगा तो 2 का आधा हमारा 1 होगा। और फिर लास्ट में जब माइनस में प्लस में आ गया तो क्या करेंगे, माइनस में लगा देंगे। इसको हमने इस प्रकार से फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात है यहाँ पे, अब ये जो हो गया हमारा ये संख्या, इसको किस तरीके से तोड़ोगे। तो कहीं पर भी जैसे मान लो तोड़ने की जब बात आती है, इसको थोड़ा हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, इसकी अलग कहानी होगी यहाँ पे। जैसे x का पावर 7 है, उसके बाद यहाँ पर y का पावर 7 है, उसके बाद यहाँ पर x का पावर 5 है और ये हमारा y स्क्वायर हो गया, और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 हो गया। हमें क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेना होता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे मानो इन दोनों से x ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से y कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x का पावर 7 है, यहाँ x का पावर 5 है, तो कॉमन कितना ले पाएंगे, x का पावर 5। तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ बच जाएगा x के 2 पावर, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ y के 2 पावर बच जाएंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या कर सकते हैं, तो पहले तो माइनस कॉमन ले लो, y के कितने पावर ले लोगे, तो y के 5 पावर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो y का 2 पावर, और यहाँ कितना बच जाएगा, x का मेरे भाई 2 पावर। यहाँ पे देखते चलो, जो कॉमन हम ले रहे हैं वो कॉमन को देखते चलो कैसे हम ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे भाई दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों जगह कॉमन है तो इनको हमने अलग रख लिया। और उसके बाद यहाँ पर एक्स का पावर 5 माइनस वाई का पावर 5, ये हमने मेरे भाई जो है ये हमने अलग तोड़ लिया कि ये हमारा ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा यहाँ पर कॉमन हो गया। अब जैसे एक्सपेंशन जो आपने सीखा है, तो एक्सपेंशन आपने क्या सीखा, तो एक्सपेंशन में अगर आप देखो पूरा हम सब सिखाएंगे भाई। ये जो आपने जितना सीखा है ना, ये सारे के सारे आपने इवन टर्म सीखे हैं। जैसे आपने 2 का सीख लिया, 4 का सीख लिया, 8 का सीख लिया, 16 का सीख लिया, बट मेरे भाई आपने यहाँ ऑड टर्म नहीं सीखा। ऑड टर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इनको किस तरीके से एक्सपेंड किया जाएगा। जैसे आपने ये सीखा x का पावर 2 माइनस वाई का पावर 2 ऐसे लिखते हैं। आपने ये नहीं सीखा पावर 3 माइनस पावर 3 कैसे लिखेंगे, पावर 5 माइनस पावर 5 कैसे लिखेंगे, पावर 7 माइनस पावर 7 कैसे लिखेंगे, पावर 9 माइनस पावर 9 कैसे लिखेंगे, वो भी सीखना है, वो हम आपको अब सिखाते हैं। ये इवन टर्म का एक्सपेंशन था, अब ऑड टर्म का एक्सपेंशन देखिए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, तो अब ऑड टर्म का एक्सपेंशन देखो। जैसे मैं सबसे छोटे पावर के साथ शुरुआत करूंगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ 3 पावर हो गया। फिर उसके बाद हम आपको 5 पावर पे भी लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कहाँ ले चलेंगे, तो 7 पावर पे भी लेके चलेंगे।
कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा कुछ आप सीखते चलेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। दो तरीके के इनके एक्सपेंशन होते हैं, एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, दूसरा वाला जो है उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बढ़िया से कर लोगे। एक तरीका यहाँ पर ये देखो, जैसे पहले क्या है, तो इसमें से हमेशा क्या करो, तो x माइनस वाई मेरे भाई कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या ले लो मेरे भाई, तो x माइनस वाई आप कॉमन ले लो, x माइनस वाई फिक्स है, कॉमन ले लो। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, x के मेरे भाई कितने पावर होंगे ये बताओ, तो तुम्हारे 3 पावर थे, एक तुमने कॉमन ले लिया, कितना बच गया मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 पावर बच गया, ठीक है। अब सिर्फ x का स्क्वायर, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, x के कितने पावर थे, 3, एक आप ले चुके हैं, तो कितना बच गया, 2, तो यहाँ पर क्या करिए, 2 पावर आप लिख लीजिए। उसके बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा, x का पावर कम होगा, एक वैल्यू कम होगी, यानी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और y का एक पावर बढ़ जाएगा, y यहाँ 0 था तो y यहाँ 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, x अपने आप को ख़त्म कर लेगा, यानी x का पावर देखो, x का पावर पहले 2 था, y का पावर 1 हुआ, 1 का ये 1 हुआ, अब x का मेरे भाई पावर 0, x का पावर 0 यानी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, तो y का पावर मेरे भाई 2 हो जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में मेरे भाई अगर हम बात करें ना, तो यहाँ क्या होता है, x डिक्रीज होते जाता है और साथ के साथ y इंक्रीज होता जाता है। पहले x 2 था, फिर x हमारा 1 हुआ, फिर x हमारा बिल्कुल 0 हो गया, पहले y 0 था, फिर y 1 हुआ, फिर y 2 हुआ, समझ गए। अब आप इसी तरीके से पूरा का पूरा मेरे भाई लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए पावर 5 लिखना है, तो पावर 5 लिखना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, ठीक है, x माइनस वाई को तो आप कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 5 पावर में 1 आप लिख चुके हैं, बचा कितना, 4, तो आप यहाँ क्या करेंगे, x के 4 पावर लिखेंगे और y का 1 भी नहीं। अब x में 1 कम करेंगे, तो x में 1 कम करेंगे तो ये हो गया, और y हमारा 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर x में आप 1 और कम करेंगे, तो x स्क्वायर, और y में 1 बढ़ा देंगे तो y स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, x में 1 और कम करेंगे और y में 1 बढ़ा देंगे। फिर आप क्या करेंगे मेरे भाई, x में 1 और कम कर देंगे तो 1 में पूरा खत्म, y को 1 बढ़ा देंगे। ये हमारा एक्सपेंशन होता है। आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है, एकदम इतना आसान मैं बता रहा हूँ, और इतने प्यार तरीके से, इतने मोहब्बत से, कि कोई दिक्कत होगा ही नहीं आपको, कोई परेशानी होगी ही नहीं आपको, ये मेरा गारंटी है। क्लियर हो गया, आ जाओ। अब जैसे पावर 7 है, क्या करोगे, सेम तरीके से x माइनस वाई कॉमन ले लोगे, ठीक है। 7 पावर में 1 पावर तो आपने लिख दिया, बचा कितना मेरे भाई, तो 6 पावर बच गया। तो अगर 6 पावर बच गया तो यहाँ क्या करोगे, तो x के 6 पावर यहाँ लिखोगे, ठीक है। अगली संख्या, x में 1 की कमी होगी, तो यहाँ पर कितना, 5, और y हमारा 1 बढ़ जाएगा। फिर x में 1 और कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 4, y हमारा 1 बढ़ जाएगा। यानी हमेशा पावर 6 रहेगा, फिक्स है, 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, इस तरीके से करके यहाँ पे। अब देखो, जैसे फिर x में 1 और कम कर दो, 4 को क्या बना दो, 3 बना दो, y को 1 बढ़ा दो मेरे भाई। फिर x में 1 और कम कर दो, 3 में 1 कम कर दो तो 2 हो जाएगा, और y में 1 बढ़ा दो तो 4 हो जाएगा। फिर x में 1 और कम कर दो तो x हो जाएगा, और y का पावर 5 हो जाएगा। फिर x में 1 और कम कर दो, y को बढ़ा दो, तो ये मेरे भाई तरीका होता है, ठीक है। इतना शानदार सर कैसे, ऐसे ही होता है। समझ गए। तो ये माइनस वाला खेल है, ये तुम्हारा इवन का एक्सपेंशन हो गया, कि इवन को ऐसे तोड़ते हैं कि यहाँ पहले आधा किया, फिर आधा किया, फिर आधा किया, लास्ट में ये। और ये तुम्हारा ऑड का एक्सपेंशन हो गया, कि ऑड में इतना निकाल के बाकी सारा लपेट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तो आ जाइए, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे पावर 8 था, तो पावर 8 वाले में इवन था तो ऐसे तोड़ते हैं, पहले 4, फिर उसका आधा 2, फिर उसका आधा 1, और ऐसे। और यहाँ पर अब ये देखिए ऑड वाला है, तो ऑड वाले को कैसे तोड़ेंगे पता है ना, अभी सिखाया ना मैंने आपको। इसको तो ये रहने दो, ये फालतू की चीज़ है, ये रहने दो मेरे भाई, ये अपना अलग है। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये तोड़ने के लिए आपको भी बताया है कि पहले क्या करेंगे, तो पहले मेरे भाई x माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 5 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, पावर 4 बचेगा। अब x का पावर 4 बचेगा, उसके बाद x में कम करेंगे तो x हो गया 3 और y हो गया 1। उसके बाद मेरे भाई x में कम करेंगे, x में कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का 1 2, y का मेरे भाई 2। फिर x में कम करेंगे तो x हो गया, y का क्यूब हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का पावर 4। यहाँ एक सेकेंड, इसको थोड़ा और छोटा कर लो।
लॉजिकली सीखिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, और इलॉजिकली सीखिएगा ना तो हर कदम पर प्रॉब्लम आएगी। अब उसके बाद आपने सीखा सर एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो दोनों के पास कॉमन हो। यही बोला गया ना कि इस संख्या और इस संख्या का एचसीएफ क्या है। तो आज एक बच्चा बड़े प्यार से एचसीएफ बता सकता है, उसको यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। वो बोलेगा सर एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जहाँ दोनों कॉमन होते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्या यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है? जी हाँ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और यहाँ तो यानी एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मेरे भाई कॉमन क्या निकल के आएगा? तो और बोलोगे यहाँ पर एक्स माइनस वाई है। अगर मैं मेरे भाई ये वाली चीज़ को हटा दूँ, ये ब्रैकेट तो फालतू की थी, इसको हटा देते हैं, तो कोई परेशानी की बात है? बताओ, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो गया? तो फलानी संख्या इंटू फलानी संख्या। अब x माइनस वाई इसके पास है। क्या x माइनस वाई इसके पास है? तो हाँ जी, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या किया है? तो एग्जामिनर ने ये दो टर्म को एक साथ नहीं दिया है, उल्टा इनको मल्टीप्लाई करके मेरे भाई दे दिया है। तो मल्टीप्लाई करके दे दिया है तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर पावर 2 को पावर 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? पावर 3। पावर 2 को इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। वाई स्क्वायर को इसके साथ गुना करेंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर, और अगर यहाँ करेंगे तो माइनस का वाई क्यूब। कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस इतना, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? नितेश सोनी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, आप बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो समझ गए ना इस बात को आप लोग? इवन का एक्सपेंशन कैसे होता है, और का एक्सपेंशन कैसे होता है, फिर हमने एचसीएफ के लिए कॉमन कैसे लिया, और उसके बाद इस सवाल को हमने कैसे बनाया है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला यहाँ देखते हैं कि आगे हम यहाँ कैसे हैं, क्या करेंगे। एक बच्चा तब से कह रहा है सर प्लस वाले का एक्सपेंशन कैसे करेंगे? जैसे अगर यहाँ प्लस में होता तो वो एक्सपेंशन कैसे करते हैं? उसके लिए आपको पूरा का पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखना पड़ेगा कि प्लस के पावर को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, माइनस के पावर को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। जब तक आप बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं सीखेंगे वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। वो एक अलग ही चीज़ है मेरे भाई, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे सीक्वेंस सीरीज और बाकी चीज़ों में, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है। इसके बाद हमारा एचसीएफ एलसीएम खत्म हो जाएगा, ये भी देख लीजिए। इसे कैसे करते हैं? पी एक्स का मान आपका इतना दे रखा है, क्यू एक्स का मान आपका इतना दे रखा है। अगर कहा गया है कि इन दोनों का जीसीडी को ही एचसीएफ कहते हैं। आप या तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह लीजिए मेरे भाई, और नहीं तो आप एचसीएफ कह लीजिए, बात हमारा एक ही होता है, अलग अलग बात यहाँ नहीं होती है, ठीक है। तो कहा गया यदि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी एचसीएफ, और वो हमारा कितना है? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ इनका एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? मेरे भाई जीवन में एक बात हम लोगों ने सीखी है, और वो हमने क्या सीखा है कि जैसे यहाँ पर ये हमारा हो गया पहली संख्या पी एक्स, और दूसरी संख्या हमारी हो गई क्यू एक्स हो गई। तो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो बराबर होता है किसके? तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के होता है, ठीक है। पहला वाला तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था? पहला तरीका मैंने आपको ये सिखाया था कि कोशिश करना हमेशा वैल्यू पुटिंग से जाओ, और अगर वैल्यू पुटिंग से ना बने तो मेरे भाई फैक्टराइजेशन करना। पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने वैल्यू पुट क्यों नहीं किया? भाई इतने बड़े बड़े पावर थे, पावर 7 पावर 5 ऐसे कर करके, तो अगर मैं यहाँ 3 लेता, 3 का पावर 7 कितना बड़ा हो जाता, 2 का पावर 7 कितना बड़ा हो जाता, वो मेरे लिए सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई पावर नहीं है जिसके लिए बड़ा मुश्किल हो। अगर हम यहाँ x की वैल्यू को 1 लेते हैं तो 1 में क्या होता है? 1 या 0 में बहुत सारे ऑप्शन हमारे मैच कर जाते हैं। तो हम यहाँ x की वैल्यू 1 या 0 नहीं लेंगे, थोड़ा रिस्क लेते हैं, थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं। यानी मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट कर लेते हैं कि यार x का मान 2 होगा। वैल्यू पुटिंग पे गारंटी होता है, बनता ही बनता है। तो x की वैल्यू 2 होगा। अगर x की वैल्यू 2 होगा तो उसका मान कितना होगा? 2 का पावर 4 16, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, 16 जमा 4 20, 20 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? 21। तो ये हमारा px का मान कितना हो जाएगा? तो px का मान हमारा भाई 21 हो जाएगा। उसके बाद qx का मान, ठीक है। अब qx का मान देखोगे तो 2 का पावर 4 16 और ये 8 इंटू 2 16, तो 16 माइनस 16 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा? 12, और 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1, 12 माइनस 4 8, और 1 हमारा कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। qx का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा।
ठीक है ना। ये हमारा हो गया 4 इंटू 3 12, और ये हमारा 4 और ये 12 माइनस 4 8 और 1 9। तो पी एक्स का मान भी आ गया, क्यू एक्स का भी मान आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं एच सी एफ को लेकर। तो एच सी एफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 और प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 3। एच सी एफ हमारा कितना हो जाएगा 3। हम एलसीएम को कितना मान लेते हैं, एलसीएम को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए, तो जो हमारा एलसीएम है वो हमारा कितना आना चाहिए, तो 21 इंटू 3 हमारा 63 आना चाहिए। अब ये देखते हैं कौन से ऑप्शन से हमें 63 मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, 2 लेने पे हमारा एलसीएम 63 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन से हमारा 63 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 और 1 हमारा 7 हो गया, इनटू 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 चला गया 2, और 2 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 9 63। ऑप्शन नंबर ए से हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 और 1 7 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 9 कितना हो गया 63 हो गया। बोलोगे सर बाकी ऑप्शन से भी तो आ सकता है, चेक करके देख लो, नहीं आएगा, गारंटी है। 2 का स्क्वायर तुम्हारी ये देखो, 2 का पावर 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 और 1 21, 21 का स्क्वायर 441। अब 441 को किसी से गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं ले सकते हैं। यहाँ देखोगे सेम तरीके से ये तुम्हारा कितना हो गया 16, और 16 4 20, 20 और 1 हमारा हो गया 21, और इनटू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49। ये भी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ये भी नहीं ले सकते। वैसे ही ये भी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और इसे भी हम मेरे भाई नहीं ले पाएंगे। समझ गए। तो पहला तरीका ही हमने आपको बताया था वैल्यू पुटिंग, और जब वैल्यू पुटिंग से ना बने, समय ज़्यादा लगे, आपको दिखेगी यार वैल्यू लेने पर ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है, उस केस में आप यहाँ फैक्टराइजेशन का सहारा ले सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन थे, इसको मैंने इसीलिए होल्ड पे रखवाया था ताकि लास्ट में जब हम इन्हें बताएंगे तो पूरा तसल्ली से बताएंगे, और ऐसे बताएंगे कि सीरियस के सवाल हो गए, CHSL के सवाल हो गए, या कोई भी हो गए, इनको इस तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, कैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बातों को लेके। कभी भी कोई भी हो, टफ से टफ सवाल भी हो, मुश्किल से आसान से भी हो, कुछ भी हो, आप कंसेप्ट बनाकर पढ़ो ना, जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे मेरे भाई। ठीक है, खुश हो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब जिसकी 2-4 इंक्वायरी है भाई, तब से यहाँ पे लिखे जा रहे हो, वो मेरे भाई आराम से बोलो, आप लोगों की इंक्वायरी को हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे हैं तब से बेचारे कमेंट किए जा रहे हैं, अब उनको ये नहीं पता कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कमेंट नहीं देखता, फालतू की कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। रीज़न है यार, पढ़ाने से फोकस हट जाता है ना, वो चीज़ें उतर जाती हैं दिमाग से। एक बिक्कू कुमार झा कहते हैं 10वीं का मैथ है इतना बड़ा, 12 बंकी रहे, हेयर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन नहीं बन रहा। ठीक है, पता नहीं आप क्या कह रहे हो मेरे भाई। चलो, नंदन सिंह कहते हैं आपका बैच लिया, आपके भरोसे भी आश रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बैच लिया तो कंप्लीट करिए नंदन भाई। ठीक है, जब तक आप उसको खुद से पढ़ेंगे नहीं, जब तक चीज़ों को सीखेंगे नहीं मेरे भाई, नहीं बढ़ पाएंगे आगे। तो इसीलिए बढ़िया तरीके से पढ़िए, पूरी की पूरी बातों को सीखिए, तभी आपका फ़ायदा हो पाएगा। ठीक है, सोनू कुमार सिंह सर आप बोले थे और क्वेश्चंस कराएंगे, मेरे भाई पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। अब इसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दूंगा, उसके बाद तुम्हें टेस्ट दूंगा मेरे भाई, उसको लगाना। मैंने कहा तो और क्वेश्चंस कराऊंगा, वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा क्लास नोट्स के अपलोड होने के बाद, तो उनको सॉल्व करिएगा मेरे भाई आप। ठीक है, एक कहते हैं अंकित की सर सेटिंग हो रहा है SSC GD एग्जाम में, रुकिए मेरे भाई, CBI का काम है ये, अपना काम नहीं है, समझिए इस बात को लेके। एक से एक यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों के लिए जो है। ठीक है, एक गौरव कहते हैं कि सर ओल्ड HCF LCM पढ़ चुका हूँ, ये अपडेटेड वाला पढ़ूं कि नहीं। बिल्कुल पढ़ना है मेरे भाई, पूरा पढ़ना है आपको, तो और कम समय लगेगा, 2x की स्पीड पे देख के इसको निपटा लेंगे। ठीक है, चलिए सर क्लास ज़्यादा होने के कारण अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, जितेंद्र कुमार। मेरे भाई इतना समझ लो कि क्लास तो शुरू में तुम्हें ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। रीज़न यहाँ बड़ा सिंपल है भाई, आपको आता भी तो कुछ नहीं है। अब एक जैसे मानो आज मैं UPSC की तैयारी करना शुरू करूँगा, तो यार मुझे कुछ भी नहीं आ रहा UPSC का। उस केस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमारी क्लासेस बढ़ जाएंगी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मैं लेना शुरू कर दूंगा। अब वहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, ठीक है, कि जब मेरी नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ जाएंगी तो कई बार ऐसा होगा कि मेरे साथ रिवीजन के लिए कम समय पड़ रहा है, सेल्फ स्टडी के लिए कम समय पड़ रहा है। तो शुरू में जब एक बच्चा तैयारी करता है ना, तो उसको उतना समय नहीं मिल पाता है सेल्फ स्टडी के लिए। उसमें तो वो उतना ही कर सकता है कि जितना उसके टीचर ने पढ़ाया उसको बस मेरे भाई एक तरीके से पढ़ ले, उसको रिवाइज कर ले। इससे ज़्यादा वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, एक सरदार सैनी है मेरे भाई, सर मेरा बैच कब कंप्लीट होगा। जितना समय आपको कहा गया है 8 से 9 महीने, तो उतने समय में ही आपका कंप्लीट होगा। ध्यान रखिए इस बात को लेके यहाँ पे।
ठीक है। सरदार सैनी जी समझ गए इस बात को लेके यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करो तरीके से। मैं अपने तरफ से कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए मेरे भाई इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग को ये टॉपिक पढ़ा के, और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। बस पूरा पढ़िएगा डिटेल वे में, पूरी जानकारी हासिल करिएगा, अच्छे से सीखिएगा और अपना नाम रोशन और करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।